So we have covered in depth uh, this AlexNet architecture. इसमें हमने जो कॉमनली यूज्ड लेयर्स हैं वो डिस्कस कर ली थी कि कॉन्वोल्यूशनल लेयर होती है, फिर एक्टिवेशन लेयर होती है। एक्टिवेशन लेयर में आपके पास चॉइसेस हैं कि आप कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं। फिर कूलिंग लेयर्स होती हैं जो साइज़ छोटा कर देती हैं। कूलिंग में भी आपके पास चॉइस है कि आप मैक्सिमम कूलिंग करना चाहते हैं या एवरेज करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास फुल्ली कनेक्टेड लेयर है, और फाइनली ये एक सॉफ्ट मैक्स लेयर है। वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट। फिर आप लोगों ने देखा था कि यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन ईच लेयर। तो और उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि हाउ टू विजुअलाइज व्हाट द नेटवर्क इज लर्निंग। एक हम शुरू में इंटरेस्टेड होते हैं, और एक हम सबसे एडवांस्ड फीचर्स में इंटरेस्टेड होते हैं, वो जो ये सॉफ्ट मैक्स लेयर से पहले वाले फीचर होते हैं। तो इन दोनों को हमने विजुअलाइज, जो जिस तरह से कम्युनिटी ने किया है, हमने देखा था कि ये शुरू वाले फिल्टर्स को एज एन इमेज ट्रीट कर लिया हमने, और फिर उसके बाद तो जो हमारा फ़िल्टर होता है वो उसका साइज़ 3 डायमेंशन से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द फ़िल्टर, व्हाट वी डू इज़ कि इनपुट पे इमेज एंटर किया और फिर उस पे सारी कैलकुलेशंस की। और ये जो सॉफ्ट मैक्स लेयर से पहले जो है ना, यू गेट 4096 वैल्यूज़। तो एक इमेज कन्वर्ट हो गया 4096 वैल्यूज़ में, विच वी ट्रीट एज सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म। जिस तरह आप किसी भी सिग्नल का फूरियर ले लेते हैं, और फिर इसको हमने 2 डायमेंशन में प्लॉट किया। तो ये जो है ना प्लॉट हमने देखा था। ये भी हमने देखा था कि देयर आर डिफरेंट ट्रिक्स टू फिगर आउट कि एक्चुअली में क्या लर्न किया है न्यूरल नेटवर्क। तो वो परफॉर्मेंस तो उसकी वैसे ही सबसे अच्छी है। इट इज़ जस्ट आर क्यूरियोसिटी जो हम तलाश करना चाह रहे हैं कि क्या वाकई ऑब्जेक्ट डिटेक्शन उसकी बेहतर हुई है, या हमारे डेटा सेट में कोई बायस है कि उसको कोई आसान हिंट्स मिल जाते हैं जिससे वो चीज़ें, जो जवाब है उसको पता चल जाता है। क्योंकि डेटा सेट्स जो हैं वो जिन्होंने बनाए थे, उन्होंने मशीन लर्निंग के लिए नहीं बनाए थे। सोशल वेबसाइट्स पे जब आप पिक्चर्स अपलोड करते हैं तो आपका मकसद कुछ और था। तो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, हमेशा इमेज के सेंटर में होगा, एक ही तरह की सेटिंग्स होंगी। तो पीपल ट्राई टू प्रोपिगेट के जी ये न्यूरल नेटवर्क्स ने ना सही चीज़ सीखी है। फिर हमने ये देखा था कि कौन सी चीज़ें जो न्यूरल नेटवर्क को दे बॉदर, छोटी चीज़ें होंगी। और अगर आप इनपुट इमेजेस पे कुछ फ़िल्टर्स अप्लाई कर देंगे तो परफॉर्मेंस बुरी हो जाएगी न्यूरल नेटवर्क की, क्योंकि वो ट्रेनिंग उसकी किसी और तरह की इनपुट पे हुई हुई है। फिर कुछ चीज़ें थी, छोटी चीज़ें नज़र नहीं आती उसको। एक इमेज में एक से ज़्यादा चीज़ें दिखाकर आप एक का नाम पूछेंगे तो वो कंफ्यूज होगा। क्लोजअप्स में वो कंफ्यूज होगा। क्लोजअप में शायद इस वजह से कंफ्यूज होगा क्योंकि ट्रेनिंग सेट में बहुत कम इमेजेस हैं। मतलब आपने अपनी बिल्ली की तस्वीर खींची है और सिर्फ उसकी ना एक आंख नज़र आ रही है, तो आपको तो पता है कि ये आपकी बिल्ली है। लेबल भी यही कर दिया आपने, कैट, लेकिन वो नज़र तो कुछ बहुत ही करीब से आ रहा है। तो कुछ चीज़ें जिसमें न्यूरल नेटवर्क ह्यूमन से बेहतर है, मतलब आपको 200 तरह के डॉग्स दिखाए जाएं और हर एक की स्पीशी पूछी जाए, तो न्यूरल नेटवर्क तो फाइन डिटेल्स याद कर लेता है। तो, तो
Basically, we had a system which was performing very good. ये पहला एक ऑब्जेक्ट डिटेक्टर हमारे पास या ऑब्जेक्ट क्लासिफायर हमारे पास आया था जिसमें अपेरेंट गलतियां कम थी। इससे पिछले वाले जो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट क्लासिफायर्स थे हमारे पास, उसमें बड़ी क्लियर गलतियां होती थी कि आप सामने एक इमेज में सिर्फ गाड़ी ही है और साथ एक दरख्त है, तो इवन इन दैट इमेज द ऑब्जेक्ट डिटेक्टर विल मिस क्लासिफाई द इमेज। तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो इसमें फिर लोगों ने इसको टेस्ट किया कि हैव वी अचीव्ड ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस, फिर कि हम जो है क्या हमने बहुत अच्छा, जिस तरह ह्यूमन विजन का सिस्टम है उतना अच्छा बना लिया है। क्योंकि इन तस्वीरों को देखें तो इसमें जो वो गलतियां करता है उसकी भी समझ में आ रही थी। जिधर वो कंफ्यूज होता है वहाँ ह्यूमन भी कंफ्यूज होता है, और कुछ चीज़ें थी जिसमें वो ऑलरेडी ह्यूमन से बेहतर कर रहा था। दिस वाज अराउंड 2012। तो कंप्यूटर विजन कम्युनिटी को तो नहीं पता, लेकिन जो बंदे ह्यूमन विजन को स्टडी करते हैं, बायोलॉजिकल विजन को, दे न्यू के ह्यूमन विजन इज आल्सो नॉट परफेक्ट। जिस तरह ये अब आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, आप लोगों ने देखी होगी ये। किस किस ने ये देखा हुआ है? ये एक कमरा है जिसके एक कोने में आप खड़े हो तो आप छोटे लगते हैं, उसी कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो तो आप बड़े लगते हैं। तो ये एक ही बंदा है, एक ही कमरे में दो जगह खड़ा हुआ है, और आप जो है ना, एक जगह छोटा लग नजर आता है और एक जगह बड़ा नजर आता है। तो ह्यूमन विजन इज आल्सो नॉट परफेक्ट। अब इसमें होता ये है कि आपको डिसीव वो कैसे कर रहे हैं। आमतौर पे जो आप लोगों के ह्यूमन विजन ने सीखा हुआ है ना, वो ये सीखा हुआ है कि ये जो सारे स्क्वायर ज़मीन पर बने होते हैं ना, इनका साइज बराबर होता है। तो जिस तरह आप दूर जाते जाते हैं, ये स्क्वायर्स छोटे होते जाएंगे। अब इन्होंने क्या किया कि ये जो कमरा है, ये वाला कोना जो है ये बहुत दूर है, लेकिन इन्होंने काफ़ी बड़ा स्क्वायर बनाया है ज़मीन पे। तो आपकी तो जम्पशन ये है कि ये सारे स्क्वायर बराबर हैं एक्चुअल 3D में, विच इज़ नॉट द केस। ये पिछले वाले बहुत बड़े ड्रॉ हुए हैं। क्योंकि ये बहुत बड़े ड्रॉ हुए हैं, आपको लगता है कि इस ये जो ज़मीन है इसमें सिर्फ दो ही रोज हैं चेकर्स की। तो अगर इसको एक्चुअल आपको कमरा दिखाया जाए तो वो कुछ इस तरह का होगा, अगर ऊपर से देखेंगे ना। इस तो क्योंकि वो बंदा पीछे चला गया, जब इधर खड़ा होता है तो पीछे चला खड़ा, दूर से नजर आ रहा होता है, छोटा नजर आ रहा होता है, और इधर खड़ा होता है और आप कहीं यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े स्क्वायर बनाए हुए, आगे छोटे बनाए हुए।
Okay, can you hear me? I think so. Uh, something wrong. Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Okay, so we were discussing this room. So if you will search on the internet, you will find many such illusions which can deceive even human vision. So something similar, this similar weakness exists for these deep networks as well. और this, तो ये हमने पहले भी देखा था, ये तस्वीर है। इसी नेटवर्क को ये तस्वीर दिखाए ना तो इनकी सही क्लास बताता है। पहले वाले को गाड़ी कहेगा, दूसरे वाले को बर्ड कहेगा, तीसरे को बिल्डिंग कहेगा। लेकिन इसी इमेज में कुछ चेंज कर दें, ऐसा चेंज करें जो नज़र भी ना आए, तो फिर ये वो कहेगा जो आप चाहते हैं। इतना अच्छा सिस्टम है और इसमें ये वीकनेस है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिसर्च एरियाज के हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस वीकनेस। इसका इनको कहते हैं हम फूलिंग नेटवर्क्स और एडवर्सेरियल अटैक्स। your system is giving an output which somebody can control easily without changing too much, और आपको पता भी नहीं, एज अ ह्यूमन सुपरवाइजर आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्यों आपका सिस्टम इज बिहेविंग लाइक दिस। तो तो जिस तरह ह्यूमन विजन में वीकनेस है, ह्यूमन विजन कैन बी फूल्ड, सिमिलरली दीज डीप नेटवर्क्स कैन बी फूल्ड। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डीप नेटवर्क्स इमेज क्लासिफिकेशन में फूल होते हैं। दिस इज़ अ फंडामेंटल वीकनेस कि अगर आप कोई और डेटा भी यूज़ कर रहे हैं और कोई और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी दिस वीकनेस एग्जिस्ट कि आप इनपुट को थोड़ा सा चेंज करें और उसका जो है नेटवर्क का जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाए। इससे पहले दिस थिंग वाज नॉट मच इन्वेस्टिगेटेड इन कंप्यूटर विजन डोमेन, क्योंकि वो तो पहले जो हमारे पास सिस्टम थे वो तो वैसे ही बहुत बुरा कर रहे होते थे। तो ये सिस्टम जो था, जो डीप सिस्टम था, ये बहुत अच्छा कर रहा था। जो गलतियाँ कर रहा था वो बहुत कम थी और हमें पता भी चल रहा था कि ये जो गलतियाँ कर रहा है ये ह्यूमन भी कर सकता था। तो एक ये बहुत फेमस एग्जांपल है कि इन्होंने क्या किया कि दे स्टार्टेड अप्लाइंग रैंडम इमेजेस, इनपुट पे रैंडम इमेजेस जनरेट करना शुरू कर दिए और देखा कि वो कौन सा रैंडम इमेज है जो किसी ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट क्लासीफाई होता है और उस ऑब्जेक्ट की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। एक तरीका ये है कि आप एक रैंडम इमेज बनाएं गाउसियन नॉइज़, और आप नेटवर्क को इनपुट पे दें और वो आउटपुट पे आपको उसने 1000 क्लासेस में से कोई ना कोई क्लास सेलेक्ट तो करनी ही है। लेकिन अगर आप उसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो सबसे जो टॉप क्लास है उसकी प्रोबेबिलिटी हो शायद 0.2, नेक्स्ट क्लास हो उसकी भी 0.2। तो वो तो समझ में आता है कि द नेटवर्क इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस इमेज। लेकिन आप एक रैंडम इमेज इनपुट पे दें और वो कहे कि आई थिंक
with probability 0.9 that this is a car. तो these are few images generated के जिनके लिए नेटवर्क की probability बहुत ज़्यादा थी for a particular class. तो फॉर एग्जांपल क्या ये जो इमेज है ये कार व्हील है और ये बेगल है। फिर कौन सी है, ये इमेज फोटोकॉपियर है। इट्स अ रैंडम इमेज। तो इसमें कुछ चीज़ें तो हैं, ये देखें ये जो ब्लैक और येलो लाइंस हैं, ये दिस इज स्कूल बस। मे बी दी स्कूल बसेस आर येलो ट्रेनिंग डेटा सेट में। फिर ये रेड और ग्रीन डॉट जो सर्कल्स हैं स्ट्रॉबेरीज। तो दिस वाज आई थिंक सो 2000 आई डोंट नो 15 आई थिंक सो। ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट व्हेन वी विल टॉक अबाउट एडवर्सरियल अटैक्स। तो वंस वी हैड अ सिस्टम, a good classifier, then people started coming up with different ways of figuring out कि क्या इसने वाकई कुछ सीखा है, या अगर उसकी कुछ weaknesses हैं तो these are few of the weaknesses which are still there even today. So this makes deep network image processing very different to our classical image processing. We are into these things कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे डीप नेटवर्क जो है ना वो फूल हो सकता है। पीपल कम विद डिफरेंट टेक्निक्स टू फूल डीप नेटवर्क्स। तो एनीवे ये दिस वाज इन 2012। तो वी विल सी few, now we can discuss few architectures which were similar to AlexNet but they were performing slightly better over the course of years. तो हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट था जिसको हम इमेज नेट कहते थे। मेरी आवाज़ आ रही? यस सर। तो दिस वाज 2012। तो हमारे पास इमेज नेट का एक डेटा सेट था, उसमें बहुत ज़्यादा इमेजेस थे जो हमने बनाया हुआ था पहले से कंप्यूटर विजन कम्युनिटी में। और उस पे एलेक्स ये जो टीम थी इन्होंने न्यूरल डीप नेटवर्क अप्लाई किए थे। तो इट परफॉर्म वेरी वेल। तो over the course of years other networks also managed to beat the performance of AlexNet. तो ये हर साल जो है ना they used to tell कि भाई कौन ये challenge, who has won this challenge. तो you will see कि later down the years most of the networks they have the same layers और कुछ उन्होंने ना स्मॉल मॉडिफिकेशंस करके AlexNet को इम्प्रूव किया है। तो 2012 वाला तो आपने इन डेप्थ देख लिया कि कौन सी लेयर्स उन्होंने यूज़ की थी और कितने पैरामीटर्स थे उनके पास। उसके बाद ये नेक्स्ट ईयर जो विनर था ये ZF, ये भी नाम होगा, ये दो ऑथर्स के नाम से इन्होंने ZF कहा है। तो ये दिस पर्सन, ये जो टीम थी इन्होंने जीता 2013 का चैलेंज। तो इनकी कंट्रीब्यूशन वी विल लुक एट दिस आर्किटेक्चर एज वेल। तो इसमें कुछ खास चेंज नहीं किया इन्होंने। हमने देखा था कि हम स्ट्राइड यूज़ कर रहे थे 2 की AlexNet में कहीं। ये देखिए ना 4 की स्ट्राइड, हम 4 की यूज़ कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं 4 की नहीं, आप कम की यूज़ कर कर देखें, ये नंबर चेंज करके देखें। तो और फिर नंबर ऑफ फिल्टर्स शायद बढ़ा कर देखें तो योर परफॉर्मेंस गेट्स बेटर। तो अगेन द टेक होम मैसेज इज के machine learning is an iterative process. You try different things and then
योर नेक्स्ट आइट्रेशन डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस आइट्रेशन। क्या है, ओवर फिटिंग हो रही है, अंडर फिटिंग हो रही है, क्या हो रहा है। तो हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले जो हमारा जो सबसे फेमस नेटवर्क है ना, वो ली नेट है। ये जो 90s में हमारे पास सबसे फेमस न्यूरल नेटवर्क था। फिर उस लीनेट के बाद कुछ और एल्गोरिदम्स हैं विच स्टार्टेड डूइंग बेटर देन न्यूरल नेटवर्क्स। तो वी started using them instead of neural networks, and then in 2012 again neural networks started doing better, and now we know why they were doing better. तो हमारे पास डेटा सेट बड़ा आ गया था हमारे पास। हमें डीप नेटवर्क्स की भी ट्रेनिंग की प्रॉब्लम्स पता चल गई थी कि जो आप एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं। जो बैक प्रोपिगेशन आप कर रहे होते हैं वो पैरामीटर्स अपडेट नहीं होते, और जल्दी कैसे ट्रेन करना है। तो ये अगर आप जाके देखेंगे ना, तो ये दिस इमेज नेट इज़ अ वेरी फेमस इमेज डेटा सेट। और ये I see challenges till 2017 over here. Maybe they still have this challenge, but 2017 तक मेरा ख्याल है दे जो इस डेटा सेट पे परफॉर्मेंस जो है ना वो 100% हो गई होगी, तो फिर people might have moved on to another data set which might be even bigger. तो ये ये है आर्किटेक्चर जो लीनेट का है। और ये लीनेट जो था वो सिर्फ डिजिट्स नंबर्स या डिजिट्स को क्लासिफाई करने के लिए बना था। तो नंबर्स अगर हैं तो 10 नंबर, 10 10 ही हो सकते हैं, 0 से 9 तक। इनपुट होता था छोटा सा इमेज, और अब आप देखकर बता सकते हैं कि इस इमेज को आप देखकर बता सकते हैं कि आपने कितने कॉन्वोल्यूशंस अप्लाई की थी इनपुट इमेज पे। इनपुट इमेज वाज ग्रे स्केल, तो फिर तीसरा चैनल नहीं था उसका। यहाँ गिन लेना कि पहली जो लेयर है कॉन्वोल्यूशन, उसके कितने चैनल हैं, 1 2 6। 6 इसका मतलब है 6 फिल्टर अप्लाई हुए। और ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ये 6 फिल्टर अप्लाई किए थे। और जो आउटपुट लेयर का साइज बनाना वो 28 क्रॉस 28 था। ठीक है, तो मेरा ख्याल है फिल्टर साइज भी कहीं लिखा हुआ था यहाँ पे। तो 6 लेयर्स ये हो गई। उसके सही है। बाद जी, सही, पहली लेयर का साइज 28 क्रॉस 28 कैसे हो गया? आई मीन या तो 16 होना चाहिए था या फिर उतना ही रहना चाहिए था, 28 क्यों? नहीं वो तो तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना इसका साइज, जब मैं आपको फिल्टर का साइज बताऊं तो। फिर आप ये देखेंगे कि कितने फुल ओवरलैप हुए हैं। तो हम देखते हैं, अच्छा पहली कॉन्वोल्यूशनल लेयर हो गई, फिर इन्होंने वो पूलिंग कर ली, तो लेयर छोटी हो गई, फिर एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर आ गई। और इस कॉन्वोल्यूशनल लेयर में फिर एक और कॉन्वोल्यूशनल लेयर आ गई, फिर फुली कनेक्टेड लेयर आ गई, फिर एक और फुली कनेक्टेड लेयर आ गई, और एक आउटपुट लेयर आ गई। तो टोटल कितनी लेयर्स होगी, 1 2 3 4 5 6, 5 या 6 लेयर्स हैं टोटल। तो ये सबसे ज़्यादा डीप नेटवर्क था जो हमने देखा है। इसमें भी वही चीज़ें हो रही हैं जो आपने एलेक्स नेट में देखी हैं, कॉन्वोल्यूशनल लेयर, कूलिंग लेयर, और फुल्ली कनेक्टेड लेयर। तो 90s में जो हो रहा था और 2012 में जो हो रहा है उसमें कुछ खास फर्क नहीं है। हमें ये बातें पहले से पता थी। ठीक है, तो कुछ हमने जो चीज़ें सीखी 20 साल में वो ये था कि ये नेटवर्क हम बना लेते थे, ये ट्रेन नहीं होता था। वो जो हम ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते थे, तो ये पैरामीटर अपडेट नहीं होते थे, शुरू में हमने गेस किए होते थे। तो फिर वो 20 साल लगे हमें ये समझने में कि कैसे आप इसको ट्रेन करेंगे। तो यही ग्रुप जो पहले काम कर रहा था, इन्होंने 20 साल बाद दोबारा ट्राई किया, तो थिंग्स स्टार्टेड वर्किंग।
This is how research happens. ये इसका आर्किटेक्चर है, इनपुट इमेज है 32x32 का, और फिर आप 6 फिल्टर अप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉन्वोल्यूशन लेयर में, और फिल्टर का साइज होता है 5x5। अब आप ये देखें ना, 5x5 फिल्टर कितनी दफ़ा फुल ओवरलैप हो सकता है 32x32 पे। कैलकुलेट करिए आप। लेट्स से ये 32x32 है, और ये जो है 5x5। 40 दफा से 40 कैसे हो सकता है? उससे अगर एरिया निकालना 32x32 का तो उसको 25 से डिवाइड कर दें। नहीं, एरिया क्यों, अब यूं स्लाइड करें ना आप, इसको देखें कितनी दफ़ा फुल स्लाइड होता है। ये बाकी कितनी वैल्यूज बच गई, ये बच गई 27। 32 में से 5 माइनस करें तो ये 27 कॉलम्स आर लेफ्ट। तो एक रिजल्ट ये फुल ओवरलैप का हो जाएगा, फिर एक एक स्लाइड करते जाएंगे तो रिजल्ट आता जाएगा। तो 27 दफ़ा स्लाइड कर सकते हैं, और एक दफ़ा विदाउट स्लाइडिंग आपके पास रिजल्ट है। राइट सर 28। ठीक है, तो स्ट्राइड हो गई 1 की, और फिल्टर का साइज हो गया 5x5। फिर आप निचली वाली लेयर में आ जाएं। इसी तरह कितनी लेयर्स आप नीचे, कितनी रोज नीचे जा सकते हैं 27। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि हम मैक्स पूलिंग की जगह एवरेज पूलिंग करेंगे, और स्ट्राइड 2 की है, और तो ये आधा हो गया। जंप 2 की थी तो 28x28 की का आउटपुट आ गई 14x14, और नंबर ऑफ चैनल उतने ही रहे 6x6, क्योंकि आप हर लेयर पे, हर चैनल पे सेपरेटली पूलिंग करते हैं। फिर दोबारा कॉन्वोल्यूशन हमने की, अब दोबारा फिल्टर का साइज 5x5 ही है, और अब एक फिल्टर में कितने पैरामीटर होंगे, ये जो C3 लेयर है इसमें एक फिल्टर में कितने पैरामीटर होंगे? फाइव क्रॉस फाइव तो होंगे 25। तो जो चैनल हैं, कितने चैनल हैं C3 से पहले? आप जाके देख लेना है। 6 है सर शायद। C3 ये है ना, ये C3 वाला है, इसमें अप्लाई होना है इस पे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 5x5 × 6 + 1। तो इनका एक्टिवेशन फंक्शन जो था वो tan हाइपरबोलिक था। तो फाइनली दे हैड 10 आउटपुट्स। ये देखिए, फाइनली जो लेयर है ना, आउटपुट लेयर, उसकी 10 है आउटपुट, तो 0 से लेके 9 तक। तो ये हमारा सबसे पुराना आर्किटेक्चर है, लेकिन 2012 में बस हमने इन्हीं लेयर्स को बढ़ा दिया है। पैरामीटर्स हमारे बढ़ गए हैं, तो लेयर्स जितनी बढ़ जाएंगी उतने सोफिस्टिकेटेड फीचर्स हम बना सकते हैं। ये बात हमें पहले भी पता थी, लेकिन हमारा नेटवर्क ट्रेन नहीं होता था। हम बड़ा नेटवर्क बना तो लेते थे ना, हमारे पास डेटा सेट बड़ा था। अब ये जो एमनेस्ट है, इसमें बस यही हैंड रिटन डिजिट्स हैं, ये जो, और इसका साइज़ बहुत छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू इमेज नेट का जो डेटा सेट है। आप कंपेयर करके देखिएगा कि एमनेस्ट डेटा सेट का साइज़ क्या है और इमेज नेट के डेटा सेट का साइज़ क्या है। तो उसके बाद हमने ये ZF नेट देखना था, हाउ इज़ दैट डिफरेंट। ये नेटवर्क है
ZF वाला, आप देख लें इसमें इन्होंने क्या नया किया है। पहले जो है पहली लेयर में फिल्टर का साइज है 7x7 और स्ट्राइड है 2 की। एलेक्सनेट में थी स्ट्राइड 4 की। पहले वाले फिल्टर का साइज था 11x11, इन्होंने कहा 7x7। और एलेक्सनेट ने मेरा ख्याल है 96 फिल्टर्स यूज़ किए थे। इन्होंने कितने यूज़ किए इस ब्लॉक को देखें। Look at this block and tell me how many filters there. सर इधर 96 जरा, नहीं 96 है। सर नीचे डेप्थ 96 है। अच्छा हाँ, ये 110 110 हाइट और विड्थ है, ये नीचे डेप्थ 96 है। तो इन्होंने भी वही किया। क्या बदला एलेक्सनेट में से? फिर दोबारा एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर आ गई। ये अब उधर फिल्टर का साइज हो गया 5x5 × 96 और उसके बाद इन्होंने कोई मैक्स कूलिंग भी की अगेन स्ट्राइड ऑफ 2, तभी इसका साइज के बीच में कहीं और मैक्स कूलिंग दिखा नहीं रहे, ये दिखा सिर्फ कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स रहे हैं और फिर फिल्टर का साइज भी दिखाते जा रहे हैं। तो कॉन्वोल्यूशनल लेयर मैक्स कूलिंग, कॉन्वोल्यूशनल लेयर मैक्स कूलिंग, कॉन्वोल्यूशनल लेयर, कॉन्वोल्यूशनल लेयर मैक्स कूलिंग, कॉन्वोल्यूशनल लेयर डेंस और आउटपुट 1000। तो कुछ खास फर्क है नहीं। सिर्फ जो फ़र्क है ना वो ये है कि इन्होंने कहा कि स्ट्राइड 4 की नहीं, स्ट्राइड आप 2 की यूज़ कर लें, और कहीं बीच में इन्होंने ना ज़्यादा फ़िल्टर यूज़ कर लिए हैं एज़ कम्पेयर टू एलेक्सनेट। तो एक्सक्यूज मी सर, जी, सर टोटल नंबर ऑफ लेयर्स भी तो इसमें कम है एज कम्पेयर टू एलेक्सनेट। टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कम देख लेते हैं यहाँ पे, ये दोनों नेटवर्क आ गए ना। तो एलेक्सनेट ने कितनी कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स यूज़ की है? 1 2 3 4 5, 5 कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं एलेक्सनेट में। तो इनके पास कितनी है? 1 2 3 4 5, इनके पास भी 5 है। और मैक्स कूलिंग कितनी दफ़ा यूज़ हुई है उधर? 1 3 दफा। 2 3 दफ़ा, और सर इनकी 4 टाइम्स। 1 2 3, नहीं 3 दफ़ा है। 1 यस 2 सर, 3 3। टाइम्स। तो ये बिल्कुल देखें कुछ भी बदला नहीं है एक साल के अंदर। साल पूरा साल ये बैठ के क्या करते रहे होंगे? कभी फिल्टर का साइज बढ़ाते होंगे, कभी स्ट्राइड बढ़ाते होंगे। तो दे मैनेज टू विन द कंपटीशन। तो उस टाइम पे जो चीज़ मुश्किल थी ना, जो अब नहीं है शायद, वो ये है कि हमारे पास कोई लाइब्रेरी नहीं थी न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने के लिए। सारा का सारा कोड हमें खुद लिखना पड़ता था। अब जब आप न्यूरल नेटवर्क्स ट्रेन करेंगे ना, तो यू विल सी दैट यू हैव ऑलरेडी functions which implement these operations। तो उससे पहले तो लोग खुद लिखते थे कोड। तो शायद पूरा साल लगा होगा ये जो भी ऑथर होंगे इनको री इम्प्लीमेंट करने में एलेक्सनेट को। पहले इन्होंने एलेक्सनेट को इम्प्लीमेंट किया होगा, फिर देन दे वुड हैव स्टार्टेड चेंजिंग थिंग्स। बट ZFnet इज परफॉर्मिंग बेटर देन एलेक्सनेट। लेकिन इसको इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली जितनी एलेक्सनेट को मिली थी, क्योंकि इट वाज ओनली स्लाइटली बेटर देन एलेक्सनेट और इन्होंने कुछ नया तो नहीं बताया था। आज जो है 2014 में जिसने ये चैलेंज विन किया था, इट वाज दिस गूगल्स टीम। और इन्होंने कहा था कि हमारा नेटवर्क बड़ा है एलेक्सनेट से और पैरामीटर हमारे कम है। अब ये बात बहुत जो है ना कंफ्यूजिंग है कि नेटवर्क है भी बड़ा और पैरामीटर भी कम है। इन्होंने कहा कि एलेक्सनेट में तकरीबन 60 मिलियन पैरामीटर्स हैं और हमारा नेटवर्क जो है ना इसमें 4 मिलियन पैरामीटर्स हैं। तो we will have a look at this now।
How much time do we have? सर टाइम हो गया. Okay, so we will discuss it later. इन्होंने भी कोई नया प्रोसेसिंग एज सच इंट्रोड्यूस नहीं की. हम देखेंगे कि ये इनका नेटवर्क बड़ा होने के बावजूद पैरामीटर इनके कम कैसे हैं. तो लेट्स टॉक टुमारो.